हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो सेशन इसमें चल रहा है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी से जुड़ी जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज भाषण में। और देखिए, जो करंट अफेयर है भविष्य में आने वाले सभी एग्जामों में क्या होगा, यह रामबाण की तरह आप लोगों के लिए सिद्ध होगा और परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे, और बनेंगे तो इस क्लास से जरूर बनेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। आप देखिए, जो विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है, जो ये विश्व मानवता दिवस है, इसको मनाता कौन है? या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन मनाता है? देखिए, तो जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है यह कब मनाया जाता है? तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अभी हाल ही में कब मनाया गया? 19 अगस्त 2020 को मनाया गया। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो विश्व मानवता दिवस है इसको मनाता कौन है? तो जो विश्व मानवता दिवस है इसको यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया जाता है? विश्व मानवता दिवस को मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बात है कि इसकी यूएनओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी कारण से 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, या 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। लेकिन जो यूएनओ इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। तो जो न्यूयॉर्क है वहां पर क्या है? यूएनओ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। अब न्यूयॉर्क की बात आई है, तो जो न्यूयॉर्क है यह कहां पर पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में पड़ता है। और जो न्यूयॉर्क है यह किस नदी के किनारे स्थित है? अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे स्थित है। और जो न्यूयॉर्क है इसको बिग एप्पल या गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग एप्पल या गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। आप देखिए, जो यूएनओ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो जो यूएनओ है इसके वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुतेरस। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस या गुतेरस। अगर यह पूछ लिया जाए कि यह किस नंबर के हैं एंटोनियो गुतेरस, तो ये 9th नंबर के। किस नंबर के? मतलब 9वें। कौन? 9वें है। अब देखिए, ये किस देश के? अगर यह पूछ लिया जाए तो पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? जो एंटोनियो गुतेरस है, जो कि वर्तमान में यूएनओ के हेड है, कहाँ के हैं? या सचिव यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है। किस नंबर के? 9th नंबर के। और ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। अब देखिए, 9th नंबर के तो एंटोनियो गुतेरस है, लेकिन फर्स्ट नंबर है कौन था? तो पहले नंबर पर थे, मतलब जो यूएनओ है इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेदी। कौन? त्रिगवेदी। तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेदी थे। और ये किस देश के थे? नॉर्वे के। किस देश के? नॉर्वे के। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहां पर क्या किया जाता है? शांति का नोबेल दिया जाता है। अब देखिए, यूएनओ की तो बात हो गई कि यूएनओ क्या करती है। यूएनओ जो संस्था है वो विश्व मानवता दिवस मनाती है। और कब? 19 अगस्त को मनाती है। इसकी स्थापना यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी हडसन नदी के किनारे। और जो इसके हेड कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरस हैं, जो किस नंबर के? 9th नंबर के। पहले त्रिगवेदी जो कि नॉर्वे के थे। आएगा समझ में? अब देखिए, यहाँ पर आते हैं, जो विश्व मानवता दिवस है इसकी शुरुआत कब की गई? ये स्टार्ट कब होता है?
तो इसकी शुरुआत यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ, तो यह 2009 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2009 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए जो विश्व मानवता दिवस है यह क्यों मनाया जाता है, तो जो विश्व मानवता दिवस है यह मानव की सेवा करने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्या किया जाता है, जो मानव की सेवा करते हैं, जो योद्धा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। आप देखिए ये क्यों मनाया जाता है, तो एक समय की बात है, मतलब 19 अगस्त 2003 की बात है। कब पर? 19 अगस्त 2003। और जो 19 अगस्त 2003 है, 19 अगस्त 2003 में इराक की राजधानी बगदाद, इराक की कैपिटल बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद के पास एक होटल है। इराक की राजधानी जो बगदाद है उसके पास एक होटल है जिसका नाम है कैनाल होटल। कौन? कैनाल होटल। और उस कैनाल होटल पर हुआ क्या था कि वहां पर आतंकी हमला किया गया था। कब? 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में एक कैनाल होटल पड़ता है और उस कैनाल होटल पर आक्रमण किया गया था, आतंकी हमला किया गया था बम के द्वारा, और उसमें 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग? लगभग 22 लोग मारे गए थे। तो इसी कारण से, और उसमें हुआ क्या कि इराक के एक मानवतावादी थे, वे भी मारे गए थे। इस कारण से जो यूएनओ है इसने क्या किया, इसने 2009 में स्टार्ट किया, क्या किया जाएगा, विश्व मानवता दिवस मनाया जाएगा। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका का कौन सा स्थान धरती का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में अमेरिका का कौन सा स्थान है जो धरती पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चा में रहा है, उसका नाम है डेथ वैली। कौन? डेथ वैली। आप देखिए जो अमेरिका का जो स्थान है डेथ वैली, यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व में धरती पर सबसे ज्यादा तापमान आंका गया, आईवासन में दर्ज किया गया। इस कारण से जो डेथ वैली है ये क्या है, यह वर्तमान में चर्चा में है। आप देखिए अमेरिका जो डेथ वैली है यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है। जो डेथ वैली है किस राज्य में पड़ता है, तो अमेरिका में, जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। कितने? टोटल 50 राज्य हैं, जिसमें से इसका एक राज्य है कैलिफोर्निया। कौन? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया जो राज्य है यहीं पर स्थान एक पड़ता है जिसका नाम है डेथ वैली, और यहीं पर क्या हुआ है, किसी डेथ वैली स्थान पर धरती का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो जो डेथ वैली है कहां पर स्थित है, यह कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अब देखिए कैलिफोर्निया की बात आई है, तो कैलिफोर्निया से जुड़ा आप लोगों को अभी कुछ दिनों पहले एक प्रश्न कराया गया था, कैलिफोर्निया से सांसद कौन है, कैलिफोर्निया से सांसद कौन है, तो उनका नाम बताया गया था कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। और आपको बताया गया जो कमला हैरिस है यह भारतीय मूल की, क्या भारतीय मूल की पहली महिला है जिनको क्या किया गया है कि डेमोक्रेटिक, इनकी जो पार्टी, उस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन? डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको बताया गया जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो कमला हैरिस है इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया है। क्या किया गया? उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अमेरिका में चुना गया। और आप लोगों को बताया है कि नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। तो जो कैलिफोर्निया है यहीं पर डेथ वैली स्थित है। और कैलिफोर्निया की बात है तो कैलिफोर्निया से सांसद है एक कमला हैरिस, जो अभी हाल ही में चर्चे में थी। क्यों? क्योंकि ये कैलिफोर्निया से सांसद हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अमेरिका में 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पार्टी। एक कौन है? रिपब्लिकन पार्टी है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है ये किनकी है? ये डोनाल्ड ट्रंप की है। किनकी? ट्रंप की पार्टी है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इस पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चयनित होने वाली भारतीय मूल की यह पहली महिला है आईवासन में। अब देखिए यह जो डेथ वैली है कहां पर स्थित है, यह कैलिफोर्निया में स्थित है। और एक और बात, जो डेथ वैली है यह कैलिफोर्निया में स्थित है और उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है आईवासन में। उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है और सबसे नीचा के साथ साथ सबसे गर्म स्थान भी है। क्या है? सबसे गर्म स्थान भी है।
तो जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और यह कहां पर स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा हिस्सा है या सबसे निचला भाग है और यह क्या है, यहाँ यह जो भाग है यह सबसे गर्म भी है। और जो यह तापमान था कितना सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, तो 54.4 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। कितना, 54.4 सेंटीग्रेड या 130 फारेनहाइट। कितना, 130 फारेनहाइट या 54.4 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। आई बात समझ में। अब देखिए यह जो डेथ वैली स्थान यह गर्म क्यों है, तो पहली बात यहाँ पर मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है मोजेब मरुस्थल। कौन, मोजेब मरुस्थल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोजेब मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और जो डेथ वैली है यह मोजेब मरुस्थल का एक भाग है। क्या है, मोजेब मरुस्थल का एक भाग है। तो मोजेब वहां पर जो डेथ वैली है वहां पर क्यों है, क्योंकि वो उसका स्थान क्या है, मौजूद स्थान वह सबसे गर्म है और वहां पर शुष्क वायु है। आई बात समझ में। और वहां पर मरुस्थल है, इस कारण से जो डेथ वैली स्थान है क्या है, गर्म है। तो जो धरती है, धरती पर पूरे विश्व में धरती का सबसे ज्यादा तापमान कहां पर आंका गया है, तो डेथ वैली में आंका गया है। क्या इससे पहले भी कभी आंका गया था, तो हाँ, इससे पहले भी डेथ वैली में ही एक रिकॉर्ड बना था और वो रिकॉर्ड 1913 में बना था। कब, 1913 में। जो डेथ वैली आपको बताया गया अमेरिका का स्थान है जो कि कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है, वहां पर 56.7 सेंटीग्रेड, कितना, 56.7 सेंटीग्रेड तापमान आंका गया था। कब, 1913 में। लेकिन वर्तमान में इस समय 2020 में कितना आंका गया है, 2020 में आंका गया है 54.4 सेंटीग्रेड। आई बात समझ में। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है, तो अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया और इसमें पहले स्थान पर इंदौर आया है। कौन, इंदौर। हर साल की बात ही इस बार भी पहले स्थान पर कौन आया है, टॉप यानी कि शीर्ष पर कौन है, इंदौर है, जो कि एमपी का शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है यह कब जारी किया गया, तो यह अभी हाल ही में जारी किया गया। कब, 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया। कब, 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया। अब देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो कि 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर आपका इंदौर आया है। और यह जो जारी किया गया यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है कब जारी किया गया, 20 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा जारी किया गया, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और जो देखिए जो यह स्वच्छता सर्वेक्षण है इसमें पहले स्थान पर आपको जैसा कि बताया गया पहले स्थान पर कौन है, इंदौर है। और आगे कौन कौन है आपको बताया जाएगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसकी यह स्टार्ट कब हुआ था, तो यह कब स्टार्ट किया गया, तो यह 2016 में स्टार्ट हुआ था। कब, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और जब 2016 में यह स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया था तो उस समय पहले स्थान पर मैसूर था। कौन, पहले स्थान पर मैसूर था जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो पहले स्थान पर कौन था, मैसूर। आई बात समझ में। तो जो 2016 का स्वच्छता सर्वेक्षण था पहली बार जारी किया गया 2016 में और उसमें पहले स्थान पर कौन था, मैसूर था। कौन, उसमें पहले स्थान पर कौन था, मैसूर था। अब देखिए जो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जारी किया गया है यह कौन सा संस्करण है, तो यह 5वां संस्करण है। कौन सा, 5वां संस्करण है। आई बात समझ में। और पहला संस्करण कब, 2016 में जारी किया गया था। अब देखिए यहाँ से जो आपको तो बता दिया गया कि यह जो सर्वेक्षण है स्वच्छता सर्वेक्षण यह इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2016 में की गई। और 2016 में कुल कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया था, तो कुल 2016 में कुल कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया, तो कुल 73 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन 2020
2020 में 4242 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। 2020 में कितनी 4242 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। कब 2020 में। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था 2016 में तो 73 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। अब देखिए इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है इंदौर। कौन, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर आपका सूरत है। कौन, सूरत, दूसरे स्थान पर सूरत है। अब देखिए तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। कौन, नवी मुंबई है। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन सा शहर है, इंदौर है, दूसरे पर सूरत और तीसरे नंबर पर कौन है, नवी मुंबई है। अब देखिए जो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है, इसमें कुल कितने लोग शामिल हुए थे, तो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल टोटल 1.87 यानी कि 1.87 करोड़ लोग शामिल हुए थे। कितने करोड़ लोग शामिल हुए थे, तो 1.87 करोड़ लोग शामिल हुए थे। और एक और बात, जो यह स्वच्छता सर्वेक्षण है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था। क्या, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण। आई बात समझ में, सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था। अब देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था, किस नंबर का था, 5वां था। और इसमें पहले स्थान पर आपको बताया गया इंदौर, दूसरे पर सूरत और तीसरे स्थान पर कौन आया है, नवी मुंबई आया है। अब देखिए ये तो शहर की बात हो गई। अगर राज्यों की बात करें, पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है, आई बात समझ में। अगर राज्यों की बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है, तो देखिए अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों को यूएलबी के आधार पर बांटा गया है। यानी कि शहरी निकाय, जो अर्बन लोकल बॉडी, क्या, अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि इसको हम कहेंगे शहरी निकाय। क्या, शहरी निकाय। आई बात समझ में। तो देखिए जो राज्य हैं, राज्यों को शहरी निकाय के आधार पर बांटकर इनका सर्वेक्षण किया गया। और जो राज्य हैं इसमें यूएलबी के आधार पर दो प्रकार से इनको बांटकर सर्वेक्षण किया गया। पहला वे राज्य पहले लिस्ट में, मतलब पहला यह है कि जिसमें जो यूएलबी है, यूएलबी जो कि लगभग 100 यानी कि 100 से, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक क्या 100 से कम है और 100 से अधिक है। एक जो राज्य, दो राज्यों की सूची, जो राज्य जितने उसकी कितनी सूची बनाएगी, 2। पहली सूची में उन राज्यों को रखा गया है जिनमें यूएलबी यानी कि शहरी निकायों की संख्या 100 से अधिक है। क्या है, जिनमें शहरी निकायों की संख्या 100 से अधिक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी की संख्या क्या है, 100 से अधिक है। तो जिसमें 100 से अधिक है शहरी निकाय की संख्या, उसमें पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। कौन, टॉप पर कौन रहा है, छत्तीसगढ़ रहा है। आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान रखिए, राज्यों को किस आधार पर इसका सर्वेक्षण किया गया, यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी या शहरी निकाय के आधार पर। और राज्यों की 2 लिस्ट बनाई। एक में क्या था, एक पहली लिस्ट में वे राज्य शामिल थे जिनमें शहरी निकाय की संख्या 100 से अधिक है। क्या है, 100 से अधिक। और ऐसे राज्य जिनमें शहरी निकाय की संख्या 100 से अधिक है, उनमें पहले स्थान पर या टॉप पर कौन रहा है, तो उनमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़। आई बात समझ में। और जो दूसरी लिस्ट है उसमें वे राज्य शामिल हैं जिनमें शहरी निकाय की संख्या 100 से कम है। क्या है, 100 से, शहरी निकाय की संख्या क्या है, 100 से कम है। और इसमें जिसमें की शहरी निकाय की संख्या 100 से कम है, इन राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है आपका झारखंड। कौन, टॉप पर रहा है झारखंड। आई बात समझ में। तो वे राज्य जिनमें शहरी निकाय की संख्या 100 से अधिक है, उनमें टॉप पर कौन रहा है, छत्तीसगढ़। और वे राज्य जिनमें शहरी निकाय की संख्या 100 से कम है, उसमें टॉप पर कौन रहा है, झारखंड टॉप पर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर गंगा के किनारे बसे हुए शहरों की बात करते हैं कि वे, देखिए जितने भी शहर हैं 97 शहरों का सर्वेक्षण किया गया जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, गंगा नदी के किनारे स्थित कितने शहरों का सर्वेक्षण किया गया, 97 गंगा के किनारे स्थित
शहरों का सर्वेक्षण किया गया। आई बात समझ में। अब देखिए जो गंगा के किनारे शहर बसे हैं उनमें टॉपर कौन रहा है, उनमें टॉप पर रहा है वाराणसी। कौन? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी किस नंबर पर रहा है? टॉप पर रहा है। आई बात समझ में। तो गंगा के किनारे बसे शहरों में वाराणसी प्रथम स्थान पर या टॉप पर रहा है, और सबसे नीचे यानी कि बॉटम स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे नीचे या सबसे खराब पोजीशन पर सबसे नीचे कौन सा रहा है? तो सबसे नीचे पटना, जो पटना है वह क्या है? वह सबसे नीचे रहा है। लेकिन जो गंगा किनारे वाले शहर है इनमें पहले स्थान पे टॉप पर कौन रहा? तो वाराणसी। सबसे नीचे कौन रहा? तो बिहार का पटना रहा। तो अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। कब जारी किया गया? 20 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा जारी किया गया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। आई बात समझ में। अब देखिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसके बारे में बताया गया कि इसमें पहले स्थान पर शहरों की बात करेंगे तो कौन आया है? इंदौर आया है। दूसरे पर सूरत, और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई आया है। अब देखिए अगर गंगा के किनारे शहरों की बात करें तो गंगा के किनारे बसे शहरों में नंबर 1 पर टॉप पर कौन है? वाराणसी, और सबसे नीचे पटना है। और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों को यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी या शहरी निकाय के स्थान के आधार पर उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग वह भाग था जिसमें 100 से अधिक निकाय थे, तो 100 से अधिक निकाय वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है, और दूसरा 100 से कम निकाय वाले राज्य हैं और उनमें सबसे नंबर 1 पर यानी कि टॉप पर कौन रहा? तो झारखंड रहा। तो आशा है जो बातें आप लोग को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को यूके रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर रवि सोलंकी, कौन? डॉक्टर रवि सोलंकी। अभी हाल ही में डॉक्टर रवि सोलंकी को, जो कि भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखिए जो डॉक्टर रवि सोलंकी हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि इन्होंने क्या किया, जो वर्तमान जो समय चल रहा है कोविड-19 का दौर है। किसका? कोविड-19 का दौर है, और कोविड-19 में इन्होंने क्या किया? यूके में बेहतर कार्य किया। क्या किया? बेहतर कार्य किया। तो उस बेहतर कार्य करने के लिए जो कि डॉक्टर रवि सोलंकी है इनको क्या किया गया? यूके के चिकित्सक, यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देखिए जो यह पुरस्कार है क्या यह केवल डॉक्टर रवि सोलंकी को ही मिला है? नहीं, यह 19 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 19 लोगों को प्रदान किया गया है। लेकिन यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इस कारण से डॉक्टर रवि सोलंकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है? भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। किस मूल के हैं? भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। आई बात समझ में। अब देखिए जो डॉक्टर रवि सोलंकी हैं इनको क्या किया गया कि इनको यह पुरस्कार दिया गया है किस कारण? कोविड-19 में बेहतर कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आप देखिए कोविड-19 में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया, और इन्होंने क्या किया था कि जो यूके है इसकी एक हीरोज चैरिटी है। क्या? एक हीरोज चैरिटी है। उस हीरोज चैरिटी पर इन्होंने क्या किया? उस हीरोज चैरिटी के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया। क्या किया है? एक वेबसाइट का निर्माण किया है। आई बात समझ में। वेबसाइट का जो हीरोज चैरिटी है यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ब्रिटेन कह सकते हैं या इंग्लैंड कह सकते हैं। तो जो यूके है यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इसकी जो हीरो चैरिटी इसके लिए क्या किया? एक वेबसाइट का निर्माण किया है, और जो भी कोविड-19 के लोग वहां पर पेशेंट हैं उनके लिए क्या किया है? उनके लिए कार्य किया है। तो कोविड-19 के पेशेंटों के लिए क्या किया? कार्य किया, और इन्होंने क्या किया? हीरो चैरिटी के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया। इस कारण से क्या किया गया कि डॉक्टर रवि सोलंकी को, जो कि भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है? किसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा इसका मतलब?
यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को हम क्या कहते हैं, देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है इसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। आई बात समझ में। और यूके की राजधानी की बात करते हैं तो इन सभी की राजधानी कहां पर है, लंदन, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यह कई बार पूछा गया कि जो लंदन शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो यूके यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। कौन, बोरिस जॉनसन, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए थे। आई बात समझ में, लेकिन स्वस्थ हो चुके हैं। तो आशा है जो आप लोगों को बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितना किए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी राशि कितना करने का प्रस्ताव रखा है, तो 25 लाख रुपए। कितना, 25 लाख रुपए। अब देखिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप आते हैं खेल मंत्रालय। कौन, खेल मंत्रालय। अगर खेल मंत्रालय ने क्या किया है, यह प्रस्ताव रखा है। खेल मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। कौन, किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू वर्तमान में खेल मंत्री हैं। अब देखिए जो किरण रिजिजू हैं, इन्होंने कहा है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, क्या, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी राशि को कितना किया जाएगा, 25 लाख रुपए किया जाएगा। तो बात यहाँ पर आती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर। तो आते हैं हम लोग कहां पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिए राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का खेल में सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या, खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अब देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत यानी कि स्टार्ट कब किया गया, तो 1991-92। कब, 1991-92 में स्टार्ट किया गया था। आई बात समझ में। अब देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था किसे दिया गया था, फर्स्ट, यह कई बार पूछा गया, और यह दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। किसको, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। आई बात समझ में। और यह 6 यानी कि 17 के खिलाड़ी हैं, तो इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के हिसाब से, कि मतलब खेल में दिया जाने वाला। और इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। इसमें कुल वर्तमान में कुल कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें कुल धनराशि कितनी दी जाती है, इसमें कुल धनराशि 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना, 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। आई बात समझ में। तो 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो 7.5 लाख रुपया है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 25 लाख रुपया कर दिया जाएगा। आई बात समझे। अब देखिए और भी अर्जुन पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले राजीव गांधी की खेल रत्न पुरस्कार की बात आई तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो भारत की खेल समिति है, इसने क्या किया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नामों की घोषणा की थी। मतलब किनको किनको दिया जाएगा, उनके नामों के लिए क्या किया गया था, सिफारिश की गई थी। तो 5 लोगों को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह कितने लोगों को दिया जाएगा, 5 लोगों। कितने लोगों को, 5 लोगों को इसकी सिफारिश 5 लोगों के लिए की गई है। अब देखिए जो वे 5 लोग कौन कौन है, तो पहले नंबर पर है हिटमैन रोहित शर्मा। कौन, रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है। आई बात समझ में। और इन्होंने क्या किया था, 2019 के वर्ल्ड कप में 648 रन बनाया था। कितना, 2019 का जो वर्ल्ड कप था, विश्व कप था, उसमें इन्होंने क्या किया था, 648 रन बनाया था। इस कारण से इनका नाम इसमें शामिल किया गया। अब देखिए दूसरे नंबर पर तो एक खिलाड़ी है आपकी रानी रामपाल। कौन, रानी रामपाल, और ये हॉकी प्लेयर है, जैसे कि हॉकी की प्लेयर है। लेकिन आपसे अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा किसकी प्लेयर है, तो एक क्रिकेट से संबंधित है। और तीसरे नंबर पर विनेश फोगाट। कौन, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। और जो विनेश फोगाट है ये कौन है, तो एक पहलवान है। क्या है, पहलवान। आई बात समझ में। तो कौन है ये एक पहलवान है। तो
तो विनेश फोगाट तीसरे नंबर पर है, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की? हरियाणा की रहने वाली है। और चौथे नंबर पर मनिका बत्रा। कौन? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। और जो मनिका बत्रा है ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। और जो मनिका बत्रा है कहाँ की रहने वाली है? तो ये दिल्ली की रहने वाली है। कहाँ की? दिल्ली की रहने वाली है और टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। आएगा समझ में। और पांचवें नंबर पर है मरियप्पन थंगावेलु। कौन? मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। थंगावेलु। और एक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब देखिए जो मरियप्पन थंगावेलु है ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये ऊंची कूद से संबंधित है। किससे? हाई जंप से संबंधित है। किससे? हाई जंप से संबंधित है। आई बात समझ में। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इसमें कुल धनराशि 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन जो खेल मंत्रालय है उसके मंत्री किरण रिजिजू ने यह सिफारिश की है, यह प्रस्ताव रखा है कि यह राशि कितनी कर दी जाएगी? 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको पूरे डिटेल से बताया गया और यह 2020 में कितने लोगों को दिए जाने की सिफारिश की गई है? 5 लोगों को। पहले नंबर पर रोहित शर्मा, रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी है, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। तीसरे नंबर पर विनेश फोगाट जो कि पहलवान है हरियाणा की। उसके बाद मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है और ये दिल्ली की रहने वाली है। और उसके बाद पांचवें नंबर पर आपको बताया गया मरियप्पन थंगावेलु। आई बात समझ में। और एक आगे तमिलनाडु की और एक हाई जंप से संबंधित है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसमें धनराशि 7.5 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन उसको कितना किया जाएगा? 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अब देखिए एक और पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन? अर्जुन पुरस्कार। और जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। कब? 1961 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपया दिया जाता है। तो इसमें भी यह प्रस्ताव रखा गया है कि देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 लाख। और जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाने का प्रस्ताव कितना कर दिया गया है? प्रस्ताव कितने का रखा गया है बढ़ाकर करने का? 15 लाख रुपया। कितना प्रस्ताव रखा गया है? इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 5 से 15 लाख कर दिया जाएगा। और जो अर्जुन पुरस्कार है 2020 में 29 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? 29 लोगों को दिया जाएगा। अब देखिए एक और पुरस्कार आपका, अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी आपका खेल क्षेत्र में दिया जाता है और जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए और एक है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। कौन? ध्यानचंद पुरस्कार। एक कौन है? ध्यानचंद पुरस्कार है। तो देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है और जो ध्यानचंद पुरस्कार है दोनों में मिलाकर देखिए दोनों में 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। इन दोनों में भी कितना रुपया? जैसे अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाता है, वैसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 5 लाख रुपया और ध्यानचंद पुरस्कार में भी 5 लाख रुपया दिया जाता है। और इसको भी बढ़ाकर कितने का प्रस्ताव रखा गया है? 15 लाख रुपया कर देने का प्रस्ताव रखा गया है। आई बात समझ में। अब देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह कितने लोगों को दिया जाएगा? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह 13 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? 13 लोगों को। और जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह 15 लोगों को दिया जाएगा। अब देखिए जो ये पुरस्कार है इन पुरस्कारों का वितरण कब किया जाएगा? जो भी खेल रत्न पुरस्कार है जो खेल से संबंधित है इनका वितरण कब किया जाएगा? तो ये जो 2020 के पुरस्कार है कब दिए जाएंगे? तो 29 अगस्त 2020 को दिए जाएंगे। कब? और यह प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। और वर्तमान में कब दिए जाएंगे? 29 अगस्त 2020 को दिए जाएंगे। अब देखिए 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? क्या बीमारी है कि 29 अगस्त को दिए जाते हैं? कारण क्या है? देखिए 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और देखिए जो राष्ट्रीय खेल दिवस है हम क्यों मनाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा भारत में हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। तो जो मेजर ध्यानचंद है, जो मेजर
ध्यानचंद है, क्या किया, इन्हीं की याद में हम क्या करते हैं, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जो मेजर ध्यानचंद है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो हालैंड है वहां पर इनकी स्टिक को, मतलब जब भी ये हॉकी खेलते थे तो जो बॉल थी वो इनकी स्टिक से हमेशा चिपकी हुई रहती थी। तो वहां पर इनकी जो हॉकी है उसको स्टिक को तोड़कर देखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें चुंबक वगैरह लगा है, तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया था। तो जो मेजर ध्यानचंद है ये क्या है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और इसी दिन ये जो खेल रत्न पुरस्कार है ये दिए जाएंगे। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। और लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में राकेश अस्थाना, किसको, राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आप देखिए जो राकेश अस्थाना है इनको भी हाल ही में क्या बनाया गया, बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राकेश अस्थाना जो है ये बीएसएफ के महानिदेशक बनने से पहले किस डिपार्टमेंट में थे, कहां पर थे? तो ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में थे। कहां पर? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में थे। अब देखिए जो राकेश अस्थाना है इनको भी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया, यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। अभी हाल ही में आप लोगों को बताया गया था कुछ दिनों पहले कि ब्रिक्स के एंटी ड्रग समूह की एक बैठक हुई थी। क्या हुआ था? ब्रिक्स के एंटी ड्रग समूह की एक बैठक हुई थी। एंटी ड्रग समूह की एक बैठक हुई थी जो कहां पर हुई थी? रूस में हुई थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर वह बैठक आयोजित की गई थी। और उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था राकेश अस्थाना ने। किसने? राकेश अस्थाना ने। अब देखिए जो राकेश अस्थाना इनको किसका अध्यक्ष बनाया, किसका महानिदेशक बनाया गया? बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अब देखिए बीएसएफ की बात आई तो इसकी स्थापना कब की गई? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई। कब? 1965 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखिए जो बीएसएफ है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर देश की रक्षा करना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी आपका बीएसएफ तैनात है। अब देखिए जो बीएसएफ है, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन रहेगा रक्षा मंत्रालय। तो क्या बताएंगे? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है? नहीं, जो बीएसएफ है रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? बीएसएफ। तो बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्रालय के सह मंत्री कौन है? तो भारत के चाणक्य यानी कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है। कौन? अमित शाह। आवासन में इन्हीं के अंतर्गत जो आपका बीएसएफ है इन्हीं के अधीन कार्य करता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बीएसएफ किसके अधीन कार्य करता है तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो बीएसएफ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीएसएफ एक्ट यानी कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम कब आया था? तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम या बीएसएफ एक्ट कब आया था? तो एक एक्ट आया था आपका 1968 में। कब? बीएसएफ एक्ट कब आया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट कब आया? 1968 में। या सीमा सुरक्षा बल अधिनियम कब आया? 1968 में आया। लेकिन स्थापना की बात करें तो स्थापना पहले हुई लेकिन अधिनियम कब आया? 1968 में आया। आवासन में। और अभी हाल में बीएसएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? राकेश अस्थाना को बनाया गया। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो बीएसएफ है यह दुनिया की या पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। आवासन में सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। आवासन में सुरक्षा बल है या रक्षक बल है। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि भारत का बीएसएफ है यह क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है या रक्षक बल है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी।
अब देखिए जो भी यहाँ पर जो भी करंट अफेयर आपको बताएंगे कि इसका हमारा जो उद्देश्य था केवल करंट अफेयर का उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए जो इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके वाला बात आती है उसको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अगर किसी भी अगर ज्योग्राफी की बात आती है चाहे हिस्ट्री की बात आती है तो हम वहां पर भी जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बीएसएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया, राकेश अस्थाना को। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है केवल यही हमारे परीक्षा में है, हो सकता है हमें पता नहीं कौन प्रश्न आएगा, हाँ लेकिन जब भी आएगा तो इसी स्लाइड से आएगा, मतलब इसी में से आएगा। कोई भी नहीं कि राकेश अस्थाना वाला प्रश्न पूछ लिया जाए, स्थापना कब हुई थी अभी पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहां पर है अभी पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है अभी पूछा जा सकता है, कौन सा एक्ट है, इसका एक्ट कब आया है यह भी पूछा जा सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बल यह भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य, हमारा उद्देश्य नहीं है केवल करंट अफेयर को पढ़ना, हमारा उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हम क्या करें, इससे रिलेटेड जो भी जितने भी रिलेटेड इनसे पॉइंट बन सकते हैं उनके बारे में क्या करें, डिस्कस करें और उनके बारे में जानें। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अगर जो भी बातें बताई गई, अगर कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं, अगर आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, आपको ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।